आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एलन विलियम्स, पीटर जैप्सन और सैनफोर्ड बॉटकिन की किताब मनी मास्टरी से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, काफी प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं इसमें। बिल्कुल। आज हम इनमें से कुछ सबसे जरूरी वित्तीय सबक, मतलब जो असल जिंदगी में काम आए, उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। सही है, देखते हैं क्या खास निकलता है। हमारा मकसद है इन आइडियाज को समझना, जैसे कैसे हमारी भावनाएं पैसे से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं, खर्चों पर नजर रखना क्यों जरूरी है, कर्ज से कैसे निपटा जाए, और वो नियम वगैरह जानना। हाँ, खेल के नियम जानना और पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, और ये मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि पैसे से जुड़े हमारे ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से होते हैं। बिल्कुल, ये सच है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 25% से 50% खरीदारी बिना सोचे समझे होती है। मतलब बस यूं ही अक्सर डर से या सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए लोग खर्च कर देते हैं। क्या वाकई भावनाएं इतनी हावी होती हैं? और इसका सीधा असर बचत पर दिखता है। स्रोत अमेरिका के आंकड़े देते हैं कि औसत व्यक्ति जीवन भर में सोचिए 1.6 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा कमाता है। बाप रे, काफी ज्यादा है। हाँ, पर रिटायरमेंट के लिए बचता कितना है? सिर्फ $57,000 के आसपास। बस इतना? हाँ, और हाल के वर्षों में तो बचत दर नेगेटिव भी रही है। तो अपनी भावनाओं को पहचानना वो पहला कदम है। क्योंकि जागरूकता से ही बदलाव आता है ना। एग्जैक्टली। जैसे वो हैमिल्टन परिवार का उदाहरण दिया। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते थे जो उन्हें बचपन में नहीं मिला। अच्छी भावना थी, लेकिन उस चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठे। बिल्कुल, वो भावनात्मक खर्च था। समझ गई। तो भावनाओं को समझना जरूरी है, पर इसके बाद प्रैक्टिकल कदम क्या है? शायद यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है। ट्रैक करें, नियंत्रित करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जॉर्ज क्लासन का एक कोट है, अपनी आय के 90% पर जीना सीखें। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर लोग करते नहीं अक्सर। क्यों नहीं करते लोग ट्रैक? मुझे लगता है क्योंकि सच्चाई का सामना करना मुश्किल लगता है। अपनी चेकबुक बैलेंस करना या देखना कि पैसा गया कहाँ, वो थोड़ा डरावना हो सकता है। हाँ, शायद लगता है कि पता नहीं क्या निकलेगा। पर बिना ट्रैक किए नियंत्रण पाना नामुमकिन है। ट्रैकिंग से ही पता चलता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तभी आप जरूरतों और इच्छाओं में फर्क कर पाएंगे। अच्छा। वो कहावत है ना, आप जो चाहें पा सकते हैं पर सब कुछ नहीं पा सकते। ट्रैकिंग इसमें मदद करती है। हाँ, प्राथमिकता तय करने में। जैसे वो स्टैन और आर्लीन हाब्रिक्ट की कहानी। हाँ, उन्हें पहले शक था कि इससे क्या होगा, लेकिन जब उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास असल में अतिरिक्त पैसा था, जिसे वो सही जगह लगा सकते थे। बिल्कुल। तो ट्रैकिंग से नियंत्रण आता है, और शायद यहीं से कर्ज की समस्या से निपटने की शुरुआत होती है, क्योंकि स्रोत फिर अमेरिका का उदाहरण देते हैं। क्रेडिट कार्ड पर $777 बिलियन और कुल घरेलू कर्ज 5.4 ट्रिलियन। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, खासकर उपभोक्तावाद और आसान क्रेडिट की वजह से। इससे निपटने के लिए पावर डाउन विधि का जिक्र है। ये क्या चीज है, कैसे काम करती है? पावर डाउन विधि कर्ज चुकाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। इसमें आप या तो सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं, जिसे स्नोबॉल मेथड कहते हैं, या फिर सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले टारगेट करते हैं, वो एवलांच मेथड। अच्छा, कोई एक चुनना होता है। हाँ, फिर जब एक कर्ज खत्म हो जाता है तो उसका जो मंथली पेमेंट था उसे अगले कर्ज के पेमेंट में जोड़ देते हैं। ओह, तो पेमेंट बढ़ता जाता है अगले कर्ज के लिए। हाँ, इससे रफ्तार बनती है, मोमेंटम बनता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का बोझ तेजी से कम होता है। ये तो स्मार्ट तरीका लग रहा है।
बहुत। मार्क और जोइस का उदाहरण है, जिन्होंने इसी तरह से अपना कर्ज जो 29 साल में चुकता उसे सिर्फ 8 साल 7 साल में चुकाने का प्लान बना लिया। अरे वाह। और ब्याज कितना बचाया? $131,000 से ज्यादा ब्याज बचाया। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जीत भी है। आपको मोटिवेशन मिलता है। सही बात है। कर्ज और बचत के साथ साथ एक और अहम बात है खेल के नियम जानना, मतलब टैक्स, क्रेडिट, निवेश के नियम। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। माइकल मार्चेंट का उदाहरण दिया है, जिन्हें नियमों की अनदेखी $160,000 से ज्यादा महंगी पड़ी। उफ। लेकिन नियम तो बदलते रहते हैं, जैसा कि छठा सिद्धांत कहता है, तो कोई कैसे अपडेटेड रह सकता है? ये तो मुश्किल लगता है। देखिए, नियम जानना इसलिए जरूरी है ताकि कोई हमारा फायदा ना उठा सके और हम सही फैसले ले सकें। हाँ, जानकारी बहुत ज्यादा है और नियम बदलते भी हैं, पर सब कुछ एक साथ जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, बस शुरुआत करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहना। जैसे मारिया का उदाहरण है, जिन्होंने सिर्फ अपने टैक्स दस्तावेज ध्यान से देखे और $1,700 की गलती पकड़ ली। अरे, बस ध्यान से देखने पर? हाँ, तो कुंजी है लगातार थोड़ा थोड़ा सीखते रहना, बेसिक चीजें समझना, ताकि कोई हमें बेवकूफ ना बना सके। बिल्कुल। और आखिर में 10वां सिद्धांत, पैसे को गतिमान करें, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, जैसे बैंक करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। स्रोत में माइकल पेरेस की किराने की दुकान का उदाहरण है। उन्होंने चिरियोज जैसे तेजी से बिकने वाले सामान का स्टॉक हमेशा पूरा रखा और उससे मुनाफा बढ़ाया। इसका असल मतलब क्या है? इसका मूल विचार ये है कि आपका पैसा ज्यादा तेजी से घूमना चाहिए और ज्यादा बार मुनाफा कमाना चाहिए। मतलब आपके $1 को एक ही समय में कई काम करने चाहिए। एक ही डॉलर कई काम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे वो कैसल्स परिवार का उदाहरण है। उन्हें जीव विज्ञान की जानकारी थी। उन्होंने अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल करके पानी पर जिनसेंग उगाया। पानी पर? वाह। हाँ, उन्होंने मौजूदा ज्ञान और थोड़ी सी जमीन का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बढ़ाई। ये अपने संसाधनों का स्मार्ट उपयोग है, पैसे को तेजी से घुमाना। समझ गई। तो हमने मनी मास्टरी से कुछ बहुत ही अहम बातें समझी। भावनाओं को काबू में रखना, हाँ, वो पहला कदम। खर्चों पर नजर रखना, कर्ज से व्यवस्थित रूप से निपटना, पावर डाउन मेथड से, नियमों को जानना और आखिर में पैसे को ज्यादा मेहनत करवाना, उसे गतिमान करना। ये सारे सिद्धांत मिलकर वाकई एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव रख सकते हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों पे गौर करते हुए एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, क्या हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं? रिश्ते को मतलब इसे डर या दिखावे का जरिया मानने के बजाय सिर्फ एक साधन, एक टूल के रूप में देखें। क्या पता यही नजरिया बदलना, जैसा कि पहले सिद्धांत में भावनाओं की बात हुई थी, हाँ, शायद वही हमारी वित्तीय तरक्की का अगला दरवाजा खोल दे। ये सोचने वाली बात।